गायत्री जी की आंखों के सामने एक लोहे का बड़ा सा दरवाजा था। एक नजर उन्होंने अपने बगल में खड़े बेटे को देखा। न जाने उन नजरों में क्या था, क्यों उदास थी वो आज, या कुछ मांग रही थी या फिर कुछ सवाल थे उनके मन में। दरवाजे के दरबान ने उन्हें अंदर आने दिया। गायत्री जी ने गेट पर लिखे बड़े बड़े अक्षरों को पढ़ लिया था, वृद्ध आश्रम। उनके बेटे रमन ने नहीं देखा, लेकिन न जाने पूरे रास्ते कितनी दफा गायत्री जी अपने आंसू या तो पलकों में दबाकर मिटा लेती या फिर अपने आंचल के कोने से पोंछ लेती। जाते वक्त रमन अपनी माँ से कह रहा था, माँ अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, एक अलग से कमरा मैंने ले लिया है, यहाँ फ्रिज और बाकी चीज़ों का भी इंतजाम कर चुका हूँ। कुछ महीनों की बात है माँ, गायत्री जी ने उसे कहा नहीं, लेकिन उसका मन कह रहा था सिर्फ कुछ महीने, तो फिर ये सालों का सामान क्यों जमा किया है उसने। और वो तो अमेरिका जा रहा है अपने घर। गायत्री जी की नम आंखें वो देख ना सका और लौट गया। अब गायत्री जी के सामने ये जिंदगी थी जो उन्हें जीना है, चाहे मन हो या ना हो। अगले दिन रात कटी या बिताई कहना मुश्किल है गायत्री जी के लिए। अनकहे शब्द होठों पर फरियाद बनकर ठहरे हुए हैं। समाज में अपना हिस्सा, परिवार की चाह सब खोकर वो इस चार दीवारी में आ बसी है, जिसके कोने पर फ्रिज है तो दूसरे पर किचन के लिए कुछ सामान। अब गायत्री जी अपने बेटे से ये तो ना कह सकी कि मुझे इन सामानों की ज़रूरत नहीं है, मुझे जीने के लिए मेरा बेटा और परिवार चाहिए। लेकिन वो उसके सामने अपनी आंखों से ये जाहिर करती रही थी। लेकिन वो बदकिस्मत बेटा अपने काम और दुनिया की दौड़ में इतना व्यस्त रहा कि उसे इसका ख्याल नहीं आया कि जिन हथेलियों ने उसका हाथ पकड़कर उसे चलना सिखाया था, वो उन्हीं हथेलियों को आज थाम कर उन्हें वृद्धाश्रम ले आया था। दरवाजे पर एक दस्तक से गायत्री जी अपने उलझे ख्यालों से बाहर आई। उन्होंने नम हो चुकी अपनी आंखों को पोंछ लिया और दरवाजे पर गई। जी हेलो, मेरा नाम कौशल है, क्या मैं आपका फ्रिज इस्तेमाल कर सकता हूँ? दरवाज़ा खुलते ही गायत्री जी के सामने कौशल जी थे। लगभग उन्हीं की उम्र के एक गुजारिश करते हुए शख्स थे। हल्की मुस्कान के साथ गायत्री जी ने उन्हें कहा, हेलो जी ज़रूर। मंजूरी मिलने के बाद कौशल जी खुद फ्रिज में वो जो उनके हाथ में था रख कर मुड़े। गायत्री जी का शुक्रिया किया और कहने लगे, आज आपका पहला दिन है यहाँ, आसान नहीं होगा। कौशल जी की आवाज़ एक ठहराव लिए थी। ये ठहराव शायद उन्हें उनकी उम्र ने दिया था। गायत्री जी जानती थी कि ये दिन क्या, आने वाले बाकी दिन भी उनके लिए आसान कहाँ होने वाले थे। लेकिन उन्होंने कहा, जी शायद, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली। मेरा बेटा लौटेगा तो फिर अपने घर चली जाऊंगी। गायत्री जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन ऐसी मुस्कान जिसका हकीकत से कोई वास्ता है, इसका उन्हें यकीन नहीं था। कौशल जी समझ गए थे, शायद उन्हें अपना पहला दिन याद आ गया था। उन्होंने गायत्री जी का मन हल्का करते हुए कहा, खैर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। और हाँ, गायत्री जी ने एक नज़र उन्हें देखा तो कौशल जी अपने हाथ में लिए अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाते हुए प्यार से बोले, घर तो ये भी है, शायद हर वो जगह घर है जहां हम खुद के साथ रहना सीख जाते हैं। कौशल जी के जाने के बाद गायत्री जी कुछ देर यही सोचती रही कि क्या उन्हें यकीन है कि उनका बेटा रमन लौटेगा उन्हें लेने, या यहाँ मौजूद बागी बुजुर्गों की तरह गायत्री जी भी हमेशा के लिए यहाँ का एक हिस्सा बन गई हैं। देर शाम गायत्री जी को उनके बेटे का फ़ोन आया। वृद्धाश्रम के ऑफिस रूम के बाहर एक टेलीफोन था, जिस पर वहाँ रह रहे बुजुर्गों के लिए फ़ोन आते थे। कोई परेशानी तो नहीं माँ, मैं हर महीने मनी ऑर्डर करता रहूँगा, रमन कहता रहा और गायत्री जी सुनती रही। शायद वो ये जानना चाहती थी कब तू लौटेगा, पर उन्होंने पूछा नहीं। शायद उन्हें ये लग रहा था कि अभी तो बस एक दिन हुआ है, रमन खुद उन्हें लेने चला आएगा।
फोन रखकर वो बाहर आई तो कौशल जी को अकेला बैठा देखकर वो उनकी तरफ बढ़ी। गायत्री जी को देखकर कौशल जी बोले, अरे आप तो मतलब अब फैसला कर लिया है आसपास के माहौल से मिलने का। कौशल जी के चेहरे की मुस्कान झूठी नहीं थी। ये बात गायत्री जी समझ रही थी, लेकिन हैरान थी कि वो इस तरह वृद्धाश्रम में खुश कैसे रह सकते हैं। क्या उन्हें घर पसंद नहीं? दोनों साथ में आश्रम की सैर करने लगे। कौशल जी ने सारी बातें बता दी थी अब तक। गायत्री जी भी पहले से सहज महसूस कर रही थी अब, मगर कौशल जी सब समझ रहे थे कि गायत्री जी एक धोखे में है। वो हर बात पर यही कहती कि रमन आएगा उन्हें लेने, उनका बेटा बाकियों जैसा नहीं है। कौशल जी अपने दर्द के साथ गायत्री जी का दर्द भी समझ रहे थे और कुछ कहकर उन्हें उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए बस इतना कहते, जी जरूर, उसका काम खत्म होते ही वो आएगा। हफ्ते गुजरने लगे। गायत्री जी अपना पूरा मन नहीं लगा पा रही थी। उन्हें इंतजार रहता कि गेट से उनका बेटा आएगा या शाम के पहर उन्हें लगता अभी दरबान आकर कहेगा, गायत्री जी आपके बेटे का फ़ोन आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक सुबह कौशल जी ने गायत्री जी से पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? वैसे कोई बहू या और कुछ? कौशल जी की बात उनकी आप बीती भी लिए बैठी थी, जिसे गायत्री जी समझी नहीं और वो बस उनसे बोली, जी रमन शादी के बाद अमेरिका रहने लगा। लड़की भी अमेरिका में ही काम करती थी, लेकिन वो यहीं की है, बस वो रहती वहाँ है। गायत्री जी ने कौशल जी को इशारे से समझाई थी ये बात। कौशल जी मुस्कुरा दिए थे उनकी मासूम सी इस हरकत पर। सच ही तो है, अब किसे पता कि किसी का क्या करना है, किसी को कितना पसंद आ सकता है। खैर, गायत्री जी ने आगे कहा तो उसे यहाँ आना जाना करना पड़ता था। काफ़ी दिक्कत होती थी उसे, इस तरह बार बार छुट्टी लेना। यहाँ मैं घर में अकेली थी, कोई भी नहीं था। रमन के पिताजी काफ़ी साल पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। कौशल जी ने गायत्री जी को नम देखा तो उन्हें हंसाने के लिए बोले, ये गलत बात है, जीवन साथी जीवन के बीच में बेईमानी कर जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही किया, लेकिन दिल का हर कोना उन्हीं की यादों से जिंदा रहता है ना? कौशल जी ने कहा तो गायत्री जी भी मुस्कुरा दी। दुखी मन लेकर किसी को याद करो तो लगता है वो सच में दूर है, लेकिन वही खुशी के लम्हे, उनके साथ गुजरे पल जब याद करे तो लगता है वो यही हमारे पास है। कौशल जी कहीं दूर देखते हुए ये सब कह गए थे। कुछ दिन बाद भी रमन का फोन नहीं आया था। गायत्री जी इंतजार में रहती थी। कौशल जी उनके लिए चिंता करने लगे थे। उन्हें गायत्री जी में अपना ही अक्स दिखाई देता था। जब वे यहाँ पहली बार आए थे, कहाँ मन लगता था उनका भी। ये दीवार काटने को दौड़ती थी, कुछ खाने पीने का भी मन नहीं करता था। लेकिन ये वक्त इंसान को रेगिस्तान में भी जीना सिखा देता है। तो ये क्या था? कौशल जी भी अपने आंसुओं को, अपनी इच्छाओं को मारकर एक मुस्कान लिए मुस्कुराते थे, ताकि कोई उनके गम को न जान ले। आपके पोते पोती नहीं है गायत्री जी? एक शाम बैठे हुए कौशल जी ने पूछा तो गायत्री जी ने कहा, नहीं, वो फैमिली प्लानिंग लेकर बैठे हैं वो दोनों। हमारे ज़माने में ये सब कहाँ था? कहकर गायत्री जी हंसने लगी और थोड़ा मजाक में बोली, हमारे ज़माने की सास तो ताना मारने का कोई भी चांस नहीं छोड़ती थी, तो अगर हम लोग भी ऐसा करते, हमें न जाने क्या कहकर बुलाने लग जाती। उनकी बात से सहमत थे कौशल जी। फिर वो बोले, मेरे बेटे का एक बेटा है गायत्री जी, बहुत प्यारा, करीब साल भर का था तो पहली बार देखा था। विदेश में बसा है ना मेरा बेटा भी, तो बहुत कमाता था। शुरू में उसकी माँ थी मेरे साथ, उसका दूर रहना खला नहीं, लेकिन उसकी माँ के बाद सब बदल गया। गायत्री जी बहुत ध्यान से उन्हें सुनती चली गई और वो बताते, ये कोई नई कहानी थी, यही तो था गायत्री जी के साथ भी। बेटे का कहना है कि आप घर में यहाँ अकेली हो जाएंगी और विदेश में आप रह नहीं पाएंगी। ऐसे में सुझाव भी वही करता है, वृद्धाश्रम का। गायत्री जी
कौशल जी ने दोबारा उनका नाम पुकारा था। वो अपने ख्यालों से बाहर लौटी तो कौशल जी ने कहा, कहाँ खो गई आप? दरबान आवाज दे रहा है, आपके बेटे का फोन आया है। गायत्री जी बिना कुछ कहे तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी। उनके पीछे कौशल जी भी चल दिए। कान पर रिसीवर रखकर गायत्री जी ने कहा, बेटा तू कैसा है? रमन ने कहा, माँ मनी ऑर्डर मिल गया था क्या? माफ करना फ़ोन नहीं कर पाया। गायत्री जी चुप थी। रमन बोलता रहा, माँ यहाँ सब ठीक है, पायल भी ठीक है, लेकिन माँ मैं लौट नहीं पाऊँगा, वक्त लग सकता है, आप बस सही से रहना। अच्छा अभी रखता हूँ। गायत्री जी ने नजरें उठाई तो देखा कौशल जी सामने थे। गायत्री जी ने कहना शुरू किया, सब ठीक है बेटा, तुम सही से रहना। हाँ तुम अब जाओ, तुम्हें काम होगा। नहीं अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम बस सही से रहो, जीते रहो बेटा। मगर असल में फोन तो कब का कट चुका था। कौशल जी चुपचाप गायत्री जी को देख रहे थे। रिसीवर रखकर गायत्री जी ने कहा, बेटा था, बहुत कुछ पूछ रहा था। फिर गायत्री जी ने वहां से जाते हुए कौशल जी से पूछा, आपका बेटा फोन नहीं करता? गायत्री जी के साथ कौशल जी बस मुस्कुराते हुए चलते रहे, कुछ कहा नहीं। उनकी खामोशी में क्या था? या फिर गायत्री जी के फ़ोन कटने के बाद भी कौशल जी के सामने अपने बेटे से बात करने का नाटक करना क्या था? ये कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद दोनों ही अपनी परवरिश को एक दूसरे की नज़र में अच्छा बताने की नाकाम कोशिश में लगे थे। एक कौशल जी थे और एक गायत्री जी, जो अपने ऊपर गुजर रही बात को भुलाकर भी अपने दुख के कारण को नज़रअंदाज कर रहे थे। शायद ये प्यार है, एक माँ का, एक बाप का निस्वार्थ प्रेम। कुछ हफ्ते कुछ महीने हो चले। गायत्री जी भी न चाहकर अब घुल सी गई। अब कौशल जी के चुटकुलों पर उन्हें भी पेट दर्द करने जैसी हंसी आ जाती थी। अब वो घंटों अपनों जैसी औरों के साथ बैठकर बातें करती थी। गायत्री जी की जिंदगी खुद को इस रूप में भी ढाल रही थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। ये चार दीवारी उनके लिए घर नहीं बना पा रहा था। एक शाम कौशल जी को अकेले बैठे देखकर गायत्री जी चली आई और उनसे पूछा, आज कोई महफिल नहीं, कोई चुटकुला नहीं? कौशल जी उदासी में बोले, अरे जिंदगी ही एक चुटकुले की तरह है। पहली बार जानो तो हंसी आती है, दूसरी बार भी आती है, लेकिन फिर उसमें वो पहले वाली बात नहीं रह जाती। गायत्री जी ने उदासी की वजह पूछी तो वो बोले, बेटे का फोन आया था। गायत्री जी एकटक उन्हें देखने लगी और सोचने लगी कि ऐसा भी क्या कहा होगा, और न जाने क्या क्या उनके मन में ख्याल आने लगे। क्या इतना आसान होता है उनके लिए हमें भुला देना? कौशल जी की आवाज़ दुख की चाशनी में डूबी हुई लग रही थी। वो आगे बोले, क्या इसी दिन के लिए उन्हें बड़ा किया था? क्या इसीलिए उनके हाथ को थामकर उन्हें चलना सिखाया था कि एक दिन वो हमें इस वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा सके, यहाँ तक ला सके? कौशल जी उठकर जा चुके थे, पर गायत्री जी अब भी बैठी वही सब सोच रही थी। उन्हें रमन अपने बेटे का इतनी सेवा के लिए दिया गया सामान, हर महीने का मनी ऑर्डर, ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि रमन लौटना नहीं चाहता। हफ्ते में आने वाला एक कॉल कब महीने का एक कॉल बन गया पता नहीं चला, और अब तो महीने में भी नहीं। गायत्री जी ने नजरें आसमान की तरफ उठा ली। न जाने क्या देख रही थी। शायद इस दुनिया और इन रिश्तों को बनाने वाले को तलाश रही थी, या अपने लिए कोई खुशी। उनकी आंखों में आंसू की गर्म बूंद धारा बनकर उनके गालों पर लुढ़क आई, जिसे उन्होंने बहने दिया। न जाने कितनी देर बैठकर उन्होंने ये फैसला लिया था कि अब बहुत हो गया। जब उनके अपनों को उनकी ज़रूरत नहीं, तो उन्हें भी उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कितना मुश्किल है ना ये उनके लिए, ये कोई नहीं समझ सकता। उनके आंसू बस बूंद नहीं है, उनका दर्द है जो बरसों के बसाए घर परिवार से दूर होने की वजह से बह रहे हैं। एक शाम कौशल जी ने गायत्री जी को कहा, आपने एक नई जिंदगी बसाने के बारे में सोचा है क्या? गायत्री जी सोच में पड़ गई।
उन्होंने ऐसा कुछ तो क्या ये भी नहीं सोचा था कि वो वृद्ध आश्रम भी लाई जाएंगी। उनको चुप देखकर कौशल जी बोले, अरे आप तो सोच में पड़ गई। मैं तो बस कह रहा था क्योंकि यहाँ अब मन नहीं लगता है। मन करता है कि फिर सही लेकिन एक घर बसाया जाए। ढलती शाम की रोशनी में कौशल जी ने गायत्री जी को देखा। एक भरोसे की चमक लिए उनकी आंखें उन्हें देख रही थी। महीने भर बाद ही गायत्री जी को भी वही सोचने का ख्याल आ गया जब रमन ने फोन किया। हाँ माँ, माफ करिए, कॉल नहीं कर पाया। दरअसल इस बार गायत्री जी ने उसे रोक दिया था आगे कहने से और बोली थी, बेटा क्या मुझे कुछ कहने का हक है या सारे फैसले तुम ले चुके हो? रमन बस ये बोला। माँ वो, गायत्री जी ने कहा, बेटा तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब जिंदगी चल रही है। तुम्हें फ़ोन करने में, पैसे भेजने में और खुद आकर मिलने में बहुत परेशानी होती है बेटा, मैं जानती हूँ। इसलिए अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना। गायत्री जी ने फैसला ले लिया था। उन्होंने रिसीवर रख दिया। रमन क्या कह रहा था ये उन्होंने नहीं सुना। शायद बहाने सुन सुनकर अब वो तंग आ गई थी। कुछ दिन बाद ट्रेन की अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म पर बैठी गायत्री जी वक्त का जायजा लेने लगी। सामने से आते हुए कौशल जी बोले, हम लोग की ट्रेन अगले प्लेटफॉर्म पर आएगी, चलिए जल्दी चलिए। वो हंसते हुए आगे बढ़े और उनके पीछे गायत्री जी। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ते वक्त जब गायत्री जी के कदम लड़खड़ा गए तो कौशल जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें थाम लिया था। एक विश्वास का रिश्ता शायद अब अपना घर बना चुका था और एक अधूरी जिंदगी को दूसरी अधूरी जिंदगी का साथ मिल गया था और वो दोनों निकल पड़े थे एक पूरी जिंदगी जीने के लिए।